हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट? आज का जो क्लास है वो अपैरल डिज़ाइनिंग का क्लास नंबर 2 है, परिधान डिज़ाइनिंग का, जिसमें आज हम सिलाई मशीन के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट। सिलाई मशीन, स्विंग मशीन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आपके मशीन है जिसके द्वारा आप क्लॉथ को गारमेंट में कन्वर्ट कर पाते हैं। हमारे पास वीविंग और आपके निटिंग, फेल्टिंग, काफ़ी सारे प्रोसेसेस के बाद आपको एक क्लॉथ मिलता है, कपड़ा मिलता है, ठीक है, आपको फैब्रिक मिलता है। उस फैब्रिक को गारमेंट में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो मशीन की आवश्यकता होती है वो स्टिच आपके स्विंग मशीन होती है। स्विंग मशीन आपके कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे हाथ से चलने वाली मशीन होती है, पैर से चलने वाली मशीन होती है, और आपके आजकल इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी आपने देखी होगी जो कि चलती हैं। तो स्विंग मशीन बेसिकली आपके बहुत इंपॉर्टेंट मशीन होती है कपड़े को, गारमेंट को बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो हम आज यही पढ़ेंगे स्विंग मशीन क्या है, स्विंग मशीन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, स्विंग मशीन में अगर कोई दिक्कत आ सकती है तो उसे हम कैसे दूर कर सकते हैं। आज पूरा टॉपिक मैं आपको यहाँ कवर करूंगी और मैं अपने चैनल पर फर्स्ट टाइम ये टॉपिक आपको पढ़ाने जा रही हूँ। तो लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आता है, फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मेरे साथ लाइव चैट में आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्लास को कनेक्ट कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे स्विंग मशीन। सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए, स्विंग मशीन, सिलाई मशीन क्या होती है। सिलाई करने के लिए जिस मशीन का हम यूज़ करते हैं उसे हम स्विंग मशीन कहते हैं, ठीक है। सिलाई करने के लिए जिस मशीन का हम यूज़ करते हैं उसे हम स्विंग मशीन कहते हैं। इसे आपके इंटरलॉकिंग मशीन भी बोला जाता है स्टूडेंट्स। क्यों बोला जाता है इंटरलॉकिंग मशीन? अभी मैंने आपको स्टिच की बात करी थी एक दिन, और मैंने आपको स्टिच पढ़ाया भी है कि इंटरलूपिंग होती है, इंट्रालूपिंग होती है, और इंटरलेसमेंट या फिर उसको इंटरलॉकिंग बोलते हैं। तो जब हम इंटरलॉकिंग स्टिच की बात करते हैं ना, तो वो आपके सिलाई मशीन में ही हो पाती है, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 मैकेनिज्म फॉलो करने पड़ते हैं। सिलाई मशीन में मेन 2 इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसके बिना सिलाई मशीन हो ही नहीं सकती, ठीक है, इंटरलॉकिंग हो ही नहीं सकती। वो 2 मैकेनिज्म कौन से हैं? सबसे पहला आपका है अपर थ्रेड मैकेनिज्म। अपर थ्रेड मैकेनिज्म, अपर थ्रेड मैकेनिज्म मतलब जो आपको ऊपर से धागे की सप्लाई करता है, ठीक है। सिलाई करने के लिए हमें 2 धागों की आवश्यकता होती है। बिना 2 धागों के आप सिलाई मशीन में सिलाई नहीं कर सकते, ये बात आप सब जानते हैं। सिलाई करने के लिए एक धागे की सप्लाई आपको ऊपर से होती है और एक धागे की सप्लाई आपको सिलाई मशीन में नीचे से होती है। नीचे से सिलाई मशीन से जो आपको धागे की सप्लाई होती है वो बॉबिन के द्वारा होती है, उसे लोअर थ्रेड मैकेनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोअर थ्रेड मैकेनिज्म। तो यहाँ से आपको जो है लोअर थ्रेड मैकेनिज्म मिलता है, मतलब लोअर थ्रेड मैकेनिज्म इसके अंदर फिट होता है। आपको नीचे से धागे की सप्लाई बॉबिन के द्वारा होती है, ठीक है, और ऊपर से आपको जो है धागे की सप्लाई वो आपको स्पूल पिन में यहाँ पर आपकी क्या लगी होती है, रील लगी होती है, जिससे आपको अपर थ्रेड मैकेनिज्म मिलता है, या कह सकते हैं अपर थ्रेड की सप्लाई होती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, और तभी फिर आपकी सिलाई मशीन में इंटरलेसमेंट हो सकती है, इंटरलेसिंग, इंटरलॉकिंग आप स्टिच कर सकते हैं। विदाउट इन दोनों धागों के आप सिलाई मशीन में सिलाई नहीं कर सकते। तो ये इंपॉर्टेंट है, सिलाई मशीन में जो 2 मैकेनिज्म है बहुत इंपॉर्टेंट, अपर थ्रेड मैकेनिज्म एंड लोअर थ्रेड मैकेनिज्म, इसको ध्यान रखिएगा। सिलाई मशीन में हमें सिलाई का धागा ऊपर से भी मिलता है और नीचे से भी मिलता है, और जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर देते हैं, इंटरलॉक कर देते हैं, तब हमको क्या मिलती है? स्टिच मिलती है, जो कि सबसे ज़्यादा मजबूत होती है। ओके, चलिए, सिलाई मशीन में सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं सिलाई मशीन के पार्ट्स, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, नेट में बनते हैं, DSSS में बनते हैं, TGT PGT में भी बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले सिलाई मशीन में आपको जो ये रेक्टेंगुलर शेप दिख रही है, ये वाली, इसको बेड प्लेट बोलते हैं स्टूडेंट। क्या बोलते हैं? बेड प्लेट। बेड लोअर पोर्शन ऑफ द मशीन, मशीन का जो नीचे का पोर्शन है जिसपे आपकी पूरी मशीन टिकी हुई है, और इसी बेड के नीचे आपके, आप सब ने अपने घर में सिलाई मशीन देखी होगी, आप देखिएगा इसी बेड के नीचे आपके लोअर थ्रेड मैकेनिज्म फिट होता है, जहां से धागे की जो नीचे से सप्लाई आपको आती है वो इसी बेड प्लेट के अंदर होती है। आप इसको उठा के देखेंगे तो इसके अंदर पूरा आपके मैकेनिज्म फिट होता है, ठीक है। तो ये जो आपके रेक्टेंगुलर शेप है जिस पर पूरी सिलाई मशीन आपकी टिकी हुई है, इसको बेड एरिया बोलते हैं, या फिर आप इसको बेड प्लेट बोलते हैं। ओके, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है बेड से, ये ऊपर वाला जितना भी ऊपर वाला ये हिस्सा है, इसको आपके हेड एरिया बोलते हैं या हेड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं, ठीक। हेड क्या होता है? द अपर पार्ट ऑफ द मशीन, मशीन के ऊपर वाला हिस्सा, अबव द स्टैंड, बेड के ऊपर वाला जितना भी हिस्सा होता है, ये बेड है आपके, ठीक है, और बेड के ऊपर का ही जितना भी हिस्सा है आपके, इसको हेड बोलते हैं, हेड मशीन का, ठीक है। अपर पार्ट ऑफ द मशीन क्या बोला जाता है? आपके हेड बोला जाता है। और एक ये वाला पार्ट होता है स्टूडेंट, ये वाला पार्ट जिसको आपके
आर्म एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्म एरिया। जो हॉरिजॉन्टल अपर पार्ट होता है, ऊपर वाला धागा, जहाँ पर आप ऊपर वाला धागा लगाते हैं, देखिए इसी आर्म एरिया पे ये जो चीज़ बनी हुई है जिस पे ये सिंगर लिखा हुआ है, ये वाला जो पोर्शन है ये आर्म एरिया कहलाता है। इसी पर देखिए आपके स्पूल पिन लगी होती है और यहीं पर आप अपर थ्रेड से, जो अपर थ्रेड है जो ऊपर से धागे की सप्लाई करता है, रील जिसे आप बोलते हैं, किसी भी कलर की जो भी आप अपने स्टिच में यूज़ करते हैं, वो आप यहाँ पर फिट करते हैं, उसको यहाँ पर लगाते हैं। फिर यहीं से आपका धागा जो है वो पास होता रहता है और अपर थ्रेड मैकेनिज्म आपका फॉलो होता है। इतनी चीज़ समझ में आ गई? सबको क्लियर है? सिलाई मशीन में ये 3 मेन पार्ट आपको ध्यान रखने होंगे। सबसे पहले हमने किसकी बात करी थी? ये बेड है आपके, इसको कई टाइप के बेड होते हैं, उसकी बात हम यहाँ पर नहीं करते। सिंपल आपको पता होना चाहिए कि बेड वो एरिया वो होता है जो लोअर पोर्शन ऑफ द मशीन होता है, जिस पर आपकी पूरी मशीन टिकी हुई होती है। ठीक है, ये वाला जो पूरा ऊपर का पोर्शन है बेड के ऊपर वाला, ये हेड कहलाता है। और ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है, ये जो क्षैतिज पार्ट है आपका, लेटा हुआ पार्ट है, इसको आर्म बोलते हैं। यहाँ पर ऊपर वाला धागा लगाते हैं, स्पूल पिन लगी होती है और यहीं से आपके धागे की सप्लाई होती है। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए, अब इसके बहुत सारे पार्ट हैं अलग अलग जिसको हम अलग अलग पढ़ेंगे, और अगर किसी को सिलाई मशीन में आके देखना होगा तो उसको आकर के हम देखेंगे भी। चलिए मैं स्टार्ट कर देती हूँ। तो सबसे पहले आपने देखा होगा बॉबिन, इस तरीके से आपने बॉबिन देखा होगा, ये बॉबिन होता है। ठीक है, आपके मेटल का मतलब एक स्मॉल मेटल पार्ट होता है जिसमें आप लोअर थ्रेड भरते हैं। नीचे से धागे की जब सप्लाई आती है, आपने सबने देखा होगा, ऊपर आप स्पूल पिन में, यहाँ पर मशीन पे चलते हैं, यहाँ पर आप जो है स्पूल पिन में अपनी रील लगाते हैं। ठीक है, और यहाँ इसको खोल करके, ये स्लाइड प्लेट खोल के आप यहाँ से, ये स्लाइड प्लेट खोल के यहाँ आप बॉबिन फिट करते हैं अंदर। ठीक है, बॉबिन में आप क्या भरते हैं? बॉबिन में आप लोअर थ्रेड भरते हैं। तो लोअर थ्रेड मतलब नीचे से धागा जो आता है सिलाई करने के लिए, उसकी सप्लाई आपको कौन देता है? बॉबिन देता है। बॉबिन क्या है? एक बहुत छोटा सा मेटल का प्लेट, जब मेटल का एक पार्ट है, देख लीजिए, आपने सबने ऐसे देखा होगा, इसे बॉबिन बोलते हैं। इसी बॉबिन में जो है आपके लोअर थ्रेड को भरा जाता है। ठीक है, ये एक छोटी सी चरखी जैसी होती है जिसमें आप नीचे का सिलाई मशीन में लोअर थ्रेड को भर करके सिलाई करते हैं। क्या है ये? इसका अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, छोटी सी चरखी होती है। ठीक है, चलिए आगे चलें। सबको समझ में आ गया? सेकंड होता है आपके बॉबिन केस। आप सबने देखा होगा, ये क्या है? बॉबिन केस। बॉबिन केस क्या होता है? जिसमें वो जो बॉबिन है, जो छोटी सी चरखी है, आप इसमें फिट कर देते हैं और इसमें से धागे का सिरा इस तरीके से निकाल देते हैं कि जो नीडल है वो इस थ्रेड को ऊपर को ले लेती है। ठीक है, तो बॉबिन आपने देखा क्या है? छोटी सी चरखी थी। और बॉबिन केस क्या होता है? वो बॉबिन जिस केस में रखा जाता है, आपकी वो चरखी छोटी सी इस केस के अंदर फिट की जाती है, इसी को हम बॉबिन केस बोलते हैं। ठीक है, और फिर इसको इसमें रख के, बॉबिन को आपके बॉबिन केस में रख के हम सिलाई मशीन में नीचे बेड एरिया में सिलाई मशीन में उसको फिट कर देते हैं और इसी में आपके लोअर थ्रेड से सप्लाई होती है। लोअर थ्रेड जो भरा जाता है वो आपके बॉबिन में भरा जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं बॉबिन वाइंडर। अब ये जो आपके बॉबिन है, इसका भी तो धागा खत्म होता है, इसमें भी तो आप धागा फिल करते हो ना, रील से ही तो धागा इसमें फिल किया जाता है। तो धागा फिल करने के लिए, बॉबिन वाइंडर में धागा भरने के लिए आपको बॉबिन वाइंडर हेल्प करता है। वाइंडर मतलब बॉबिन में जो धागे को वाइंड कर दे। ये देखिए, ये इस तरीके से आपके सिलाई मशीन में लगा होता है, ये वाला पार्ट। यहाँ पर आप अपना बॉबिन लगा देते हैं और यहाँ नीचे स्पूल पिन, ये नीचे वाली जो स्पूल पिन होती है, ये आपको हेल्प करती है बॉबिन में धागा भरने के लिए। तो यहाँ पर आप अपनी रील लगा देते हैं, धागे की रील आपने लगा दी इसमें, और फिर आप जो है अपना वही हैंड फ्लाई घुमाते रहते हैं हैंड व्हील, और आप बॉबिन में क्या कर लेते हैं? धागा भर लेते हैं। ठीक है, तो बॉबिन में धागा भरने में कौन सा आपके पार्ट मशीन का हेल्प करता है? बॉबिन वाइंडर। बॉबिन क्या है? बॉबिन आपकी छोटी सी चरखी है जिसमें आपके जो लोअर थ्रेड है वो फिल किया जाता है, भरा जाता है। धागे की जो नीचे से सप्लाई आपको होती है वो बॉबिन से होती है, उसमें धागा आपके भरा जाता है। और बॉबिन केस क्या होता है? बॉबिन केस वो होता है जिसमें हम बॉबिन को रखते हैं, ये बॉबिन केस है। क्लियर है स्टूडेंट? सभी को क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बॉबिन बाइंडर समझ में आ गया? ये आपके फ्लाई व्हील के पास लगा होता है बॉबिन बाइंडर। देख लीजिए, हमेशा सभी के पास, आपने देखा होगा अपनी सिलाई मशीन, जो जनरल नॉर्मल सिलाई मशीन सबके घरों में होती है, तो ये आपके फ्लाई व्हील के पास में लगा होता है। ठीक है, फ्लाई व्हील जिसे आप हैंड व्हील भी बोलते हैं, बैलेंस व्हील भी बोलते हैं। अभी हम उसके पास आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, स्पूल पिन। तो ये स्पूल पिन है, आप सबने देखा है, इस वाले पोर्शन को स्पूल पिन बोला जाता है। क्लियर है? स्पूल पिन में क्या करते हैं? स्पूल पिन में कुछ भी नहीं करते हैं। स्पूल पिन में सिंपल आप जो है जो अपनी अपर थ्रेड की, अगर आपको जो रील होती है, जो अपर थ्रेड प्रोवाइड करती है, वो रील आप इसके अंदर लगा देते हैं और यहाँ से आपका धागा पूरी सिलाई मशीन में
दिया जाता है। ऊपर वाला पूरा धागा कहाँ से आपको प्रोवाइड होता है? स्पूल पिन से प्रोवाइड होता है। ये कहाँ लगी होती है? ये आर्म एरिया पे लगी होती है। ये वाला हिस्सा आर्म एरिया है ना, इसे आर्म एरिया बोलते हैं ना, हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है, आर्म एरिया बोलते हैं। यहाँ पर आपके स्पूल पिन लगी होती है। सबको समझ में आ रहा है ना? कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत बता दीजिएगा, ठीक है? जिसमें आप रील लगाते हैं इसी को आपके स्पूल पिन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर देख लेते हैं मशीन में, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मशीन में देख लीजिए, ये आपके स्पूल पिन लगी हुई है। एक मशीन देखने से आइडिया आ जाता है, ये है आपके स्पूल पिन जिसमें आपने रील लगाई हुई है, और यहीं से तो फिर धागा आपकी पूरी सिलाई मशीन में पास होता है। इसलिए इस मैकेनिज्म को अपर थ्रेड मैकेनिज्म बोलते हैं। अपर मतलब ऊपर और थ्रेड मतलब धागा, जो ऊपर के धागे की सप्लाई करता है। ऊपर के धागे की सप्लाई आपको स्पूल पिन से होती है, ठीक है? और सिलाई मशीन में नीचे से भी धागा आता है। नीचे के धागे की सप्लाई आपको बॉबिन से होती है, जो कि आपने देखा, बॉबिन में धागा भरते हैं, फिर उसको बॉबिन केस में लगाते हैं, और बॉबिन केस और बॉबिन को जो है दोनों को आपके बेड एरिया में नीचे फिट कर दिया जाता है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट। हमने स्पूल पिन देख लिया है। फीड डॉग एक बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पोर्शन होता है, और ये आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। फीड डॉग का मतलब क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। दो आपके पैरेलल लाइन होती हैं, ऐसे दो पैरेलल लाइन होती हैं, लेकिन दोनों इक्वल नहीं होती हैं। ये वाला पोर्शन, ये जो है, ये दांतेदार पोर्शन जो होता है, इसे आपके फीड डॉग बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें पूछा जाता है जो छोटा सा दांतेदार पुर्जा लगा होता है, इसमें ऐसे आपके दांत जैसे होते हैं, ऐसे 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 दांत जैसे होते हैं, ठीक है? और ये पैरेलल लगे होते हैं। पैरेलल मतलब जैसे नदी के दो किनारे एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, हमेशा एक साथ चलते हैं, पैरेलल, ठीक है? तो ये पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। देखिए आप देख लीजिए, पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, और ये जो होते हैं फैब्रिक को फॉरवर्ड मूव करने में हेल्प करता है, रेगुलेट करता है। इट मूव्स द फैब्रिक फॉरवर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। फीड डॉग आपके वस्त्र को सिलते समय कपड़े को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। सबने सिलाई की होगी, तो ये जो फीड डॉग है, जब यहाँ कपड़ा आपके सिलाई होती है तो कपड़ा आपके आगे बढ़ता जाता है, ठीक है? आगे बढ़ता जाता है, तो कपड़े को मूव फॉरवर्ड, कपड़े को आगे बढ़ने में, या मूव द फैब्रिक अहेड, आपके ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। कौन सा? फीड डॉग। ये छोटा सा दांतेदार पुर्जा होता है जो नीडल प्लेट के नीचे लगा रहता है। ये वस्त्र सिलते समय आपके कपड़े को आगे बढ़ाता रहता है। फीड डॉग बहुत इंपॉर्टेंट आपके कंपोनेंट होता है। कैसा पुर्जा होता है? दांतेदार, ठीक है? समझ में आ गया आपको सभी को? समझ में आ गया? पैरेलल होते हैं, यूनिफॉर्म नहीं होते हैं, कांटेदार होता है। कांटेदार ऐसा नहीं है कि ऐसे दो रेखाएं हो, इस तरीके से आपके दो लाइंस होती हैं। इंपॉर्टेंट, समझ में आ गया सभी को फीड डॉग क्या होता है? चलिए, इसका काम पूछा जाता है आपसे। इंपॉर्टेंट, फीड डॉग का क्या काम है? इट मूव्स द फैब्रिक फॉरवर्ड, मूव द फैब्रिक अहेड, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कपड़े को आगे बढ़ाने का काम सिलाई मशीन में कौन करता है? फीड डॉग करता है, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, कौन सा मैकेनिज्म है? हैंड व्हील। ये सबने देखा होगा, सबकी सिलाई मशीन में लगा होगा ये हैंड व्हील। इसको आपके फ्लाई व्हील भी बोलते हैं, इसको आपके बैलेंस व्हील भी बोलते हैं, ठीक है? ये नीडल बार के मूवमेंट को, जो नीडल बार होती है जहाँ पर सुई लगी होती है, उसकी मूवमेंट को अप डाउन करने में हेल्प करता है, उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। और हमेशा याद रखिएगा, ये सिलाई मशीन में राइट साइड लगा होता है। कहाँ लगा होता है? राइट साइड लगा होता है। सिलाई मशीन में आपके राइट साइड पर फ्लाई व्हील लगा होता है, और लेफ्ट साइड पे आपके नीडल बार लगा होता है। ये देख लीजिए, सिलाई मशीन के पास चलते हैं हम एक बार फिर से। ये देखिए, ये रहा आपके हैंड व्हील, या इसको आप फ्लाई व्हील भी बोलते हैं, इसको आप बैलेंस व्हील भी बोलते हैं। ये आपकी नीडल बार है, यहाँ पर आपके नीडल बार होता है। ये राइट हैंड में लगा होता है, ये लेफ्ट हैंड में लगा होता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो हैंड व्हील है वो नीडल बार के मूवमेंट को अप एंड डाउन आपकी नीडल ऊपर नीचे होती रहती है, इसको करने में ये बहुत ज़्यादा आपके हेल्प करता है। इसे फ्लाई व्हील भी बोलते हैं। ये दाहिनी ओर लगा हुआ एक बड़ा सा चमकीला पहिया होता है। इस हैंडल को घुमाएंगे जैसे ही आप, तभी आपकी जो मैकेनिज्म है मशीन का, वो काम करने लगता है, ठीक है? समझ में आ गया? कहीं कहीं आपने देखा होगा जो टेलर वाले होते हैं वो पैर से चलाते हैं इसे। इलेक्ट्रॉनिक की तो बात ही अलग होती है। हाथ से चलाने वाली में ये आपके राइट साइड लगा होता है, दाहिनी ओर लगा होता है। फिर जब आप इसको स्टार्ट करते हैं चलाना, तभी आपकी सिलाई जो है वो स्टार्ट हो जाती है, मैकेनिज्म आपका स्टार्ट हो जाता है, ओके? और ये नीडल बार के मूवमेंट को सबसे ज़्यादा कंट्रोल करता है आपके। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट किसकी बात करेंगे हम? हैंड व्हील सबने देख लिया। नेक्स्ट है आपके प्रेशर फुट।
बहुत इंपॉर्टेंट। फुट मतलब पैर, प्रेशर मतलब दबाव, ठीक है, ऐसे ध्यान रखिए। यह आपके बोट की शेप का एक स्ट्रक्चर होता है या एड़ी जैसा स्ट्रक्चर होता है। एड़ी, आपके पैर की जो एड़ी होती है ना, उसकी शक्ल जैसा स्ट्रक्चर होता है, पुर्जा होता है, जो आपके नीडल बार के पास लगा होता है। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट किसके लिए होता है? होल्ड द फैब्रिक इन प्लेस। ये कपड़े को उसकी जगह पर होल्ड करने के लिए होता है, ठीक है। जैसे ही आप प्रेशर फुट कपड़े के ऊपर रख देते हैं, इसको प्रेशर फुट को भी कंट्रोल करने के लिए प्रेशर फुट लिफ्टर लगा होता है। अभी हम उसकी बात करेंगे। जैसे ही आप उसको उठाते हैं तो प्रेशर फुट ऊपर उठ जाता है, कपड़े को आप उसके नीचे से निकाल सकते हैं। और जैसे ही आप प्रेशर फुट इसके कपड़े के ऊपर डाल देते हैं तो क्या हो जाता है? कपड़े के ऊपर एक प्रेशर पड़ जाता है। ये कपड़े को उसकी जगह पर दबा कर रखता है, उसकी जगह पर बना कर रखता है। इसको हम प्रेशर फुट कहते हैं, ठीक है। एड़ी की शक्ल का बना हुआ पुर्जा होता है, नीडल बार के नीचे लगा रहता है। सिलाई करते समय कपड़े को ये दाबे रहता है, दबाए रखता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। विच इज यूज टू होल्ड द फैब्रिक, फैब्रिक को सिलाई के समय होल्ड करके रखना इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, ठीक है। अगर फैब्रिक सिरकता रहेगा आपका तो आप कैसे सिलाई कर पाएंगे? फैब्रिक को उसकी जगह पर होल्ड रखने के लिए कौन सा पुर्जा काम आता है सिलाई मशीन का? तो वो आता है आपके प्रेशर फुट, जो कि प्रेशर बना देता है सिलाई कपड़े के ऊपर और फिर कपड़े को कहीं भी खिसकने नहीं देता। लेकिन अगर हम बात करें फीड डॉग की, तो फीड डॉग क्या करता है? अब ये कपड़ा यहाँ पर जो है आपके दबा हुआ है, कहीं और नहीं जाएगा, लेकिन फीड डॉग इस कपड़े को आपको आगे बढ़ने में हेल्प करता रहता है। सिलाई में कपड़े को आगे बढ़ाता रहता है और आप अपनी सिलाई करते रहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज इट इज पूछे जाते हैं दोनों सबके फंक्शंस। अगर आपसे पूछा जाए इट्स मूव द फैब्रिक फॉरवर्ड या मूव द फैब्रिक अहेड, कपड़े को आगे बढ़ाने में कौन सा पुर्जा हेल्प करता है? तो फीड डॉग। कपड़े को दबाव, कपड़े पर प्रेशर बनाने में कौन सा सिलाई मशीन का पुर्जा हेल्प करता है? तो प्रेशर फुट, उसके नाम से ही है, ठीक है। होल्ड द फैब्रिक इन प्लेस, ये फैब्रिक को एक ही जगह पर होल्ड करके रखता है, एक ही जगह पर दबाए रखता है, प्रेशर फुट। और इसकी शक्ल कैसी होती है ये भी पूछ सकते हैं आपसे। तो एड़ी जैसी शक्ल होती है या बोट जैसी शक्ल होती है? बोट नाव तो सबने देखी होगी, तो ये बोट जैसी शक्ल का पुर्जा होता है या फिर एड़ी की शक्ल का बना हुआ एक पुर्जा होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नीडल बार के आपके नीचे लगा होता है। आगे चलते हैं। प्रेशर फुट लिफ्टर, ये रहा, आपको इसमें पूरा मैकेनिज्म नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये प्रेशर फुट है ये वाला, और ये रहा प्रेशर फुट लिफ्टर, ये जो है। एक बार फिर से इसको जूम कर लेते हैं। ये देखिए, ये रहा प्रेशर फुट लिफ्टर, ये वाला, ये पोर्शन आपके प्रेशर फुट लिफ्टर है। जैसे ही आप इसको ऊपर उठाते हैं तो प्रेशर फुट ऊपर उठ जाता है, और जैसे ही आप इसको डाउन करते हैं तो प्रेशर फुट नीचे हो जाता है। प्रेशर फुट लिफ्टर सिलाई मशीन के बैक साइड में लगा होता है ना। इसे क्या बोलते हैं? आपके प्रेशर फुट लिफ्टर। तो प्रेशर फुट लिफ्टर का क्या काम है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। ये प्रेशर फुट को ऊपर नीचे करने में यूज होता है, ठीक है। ये एक प्रकार का लीवर होता है जो प्रेशर फुट से जुड़ा होता है, मशीन के पीछे लगा होता है। इसका काम सिंपल इतना है कि ये प्रेशर फुट को ऊपर नीचे करने में हेल्प करता है। तो प्रेशर फुट को ऊपर नीचे करने में आपकी हेल्प करता है प्रेशर फुट। कपड़े के ऊपर फैब्रिक को होल्ड करने में हेल्प करता है प्रेशर फुट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और ये स्टूडेंट आपके फेस प्लेट होती है। ये जो पोर्शन होता है ये वाला, ये फेस प्लेट कहलाती है। इसका कोई काम नहीं होता है, ये जस्ट जो मैकेनिज्म है। अब इसके अंदर आपको पता होगा बहुत सारा मैकेनिज्म होता है, आप लोग ऑयलिंग वगैरह भी करते होंगे, तो उस मैकेनिज्म को केवल ढककर रखने का काम ये जो है फेस प्लेट करती है, ठीक है। इसे फेस प्लेट बोलते हैं। ये जो चांदी जैसी आपको दिखाई दे रही है इसे फेस प्लेट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। टेंशन रेगुलेटर। टेंशन रेगुलेटर का क्या काम होता है? टेंशन रेगुलेटर, या इसको बोल सकते हैं आप थ्रेड टेंशन रेगुलेटर। ये पुर्जा आपके फेस प्लेट पर लगा होता है, जो कि हमने भी बात करी, फेस प्लेट पर आपके लगा होता है। और ये क्या करता है? आपके टेंशन रेगुलेटर धागे के प्रेशर को कंट्रोल करता है, धागे के खिंचाव को कंट्रोल करता है। अगर ना तो आपके धागे में बहुत ज़्यादा टेंशन होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए, तो धागे के खिंचाव को संतुलित करने का काम कौन करता है? आपके टेंशन रेगुलेटर करता है, ठीक है। कौन करता है? टेंशन रेगुलेटर करता है। यहाँ पर देख लेते हैं सिलाई मशीन में चल के ये कहाँ पर लगा होता है। एक बार सिलाई मशीन पर भी आप लोग देख लेंगे, वैसे आप लोगों को पता ही है तो आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। ये रहा आपके टेंशन रेगुलेटर, ठीक है, समझ में आ गया। वो स्टिच रेगुलेटर है, यहाँ पर है आपके टेंशन रेगुलेटर, जो कि आपके क्या करता है? ये आपके क्या करता है? ये धागे के खिंचाव को आपके कंट्रोल करता है। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट है थ्रेड टेकअप लीवर। आपके थ्रेड को ऊपर नीचे अप एंड डाउन करने में थ्रेड टेकअप लीवर लगा होता है। ये होता है वो पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये आपके थ्रेड टेकअप लीवर होता है। थ्रेड टेकअप लीवर का क्या काम होता है?
थ्रेड टेकअप लीवर जो है आपके सुई को धागा देता रहता है। टेंशन को रेगुलेटर के जस्ट ऊपर होता है ये, टेंशन रेगुलेटर के आपके जस्ट ऊपर होता है ये, और ये आपके सुई को धागा देता रहता है। ठीक है, सुई को धागा देने का काम आपके थ्रेड टेकअप लीवर करता है। ये जैसे आपकी नीडल ऊपर नीचे होती रहती है, वैसे ये भी आपके अप एंड डाउन होता रहता है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है स्टूडेंट, जब ये आपके लूप को टाइट और लूप को फॉर्म करने में भी हेल्प करता है। जब ये आपके नीचे होता है तो आपके जो धागे हैं दोनों आपस में जुड़ते हैं, और जैसे ही ये ऊपर हो जाता है वो धागे दोनों आपस में खिंच करके इंटरलॉक हो जाते हैं। तो थ्रेड टेकअप लीवर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके। ये एक लंबा सा पुर्जा होता है, फेस प्लेट के सामने की ओर लगा होता है। इसमें एक छोटा सा छेद होता है, ये जो आपको छोटा सा छेद दिखाई दे रहा होगा ये वाला, और इसी में से जो है आप धागा निकालते हैं। धागे को आप इसमें से पास करते हैं, ये आपके सुई को धागा देने का काम करता रहता है। सिलाई करते समय ये लीवर कंटिन्यू आपके ऊपर नीचे होता रहता है। नीडल जैसे आपके ऊपर नीचे होती है और ये सुई को धागा देता रहता है। सुई को धागा देने का काम आपके जो है थ्रेड टेकअप लीवर करता है। इसका नाम ही है थ्रेड टेकअप लीवर। थ्रेड मतलब धागा, जो कि आपके सुई को धागा देता रहे। ठीक है, जब ये आपके नीचे होता है तो दोनों धागे आपस में इस तरीके से मिल जाते हैं, और जैसे ये ऊपर होता है तो दोनों धागे आपस में मिल करके क्या बना लेते हैं, स्टिच फॉर्म कर लेते हैं। दोनों धागे आपस में मिल करके इंटरलॉक हो जाते हैं। ये बात मैं आपसे स्टिच में कर चुकी हूँ कि हम 3 प्रकार से स्टिचिंग करते हैं, इंट्रालूपिंग, इंटरलूपिंग और इंटरलॉकिंग। ठीक है, तो थ्रेड टेकअप लीवर सबने देखा है, ये कंटिन्यू अप एंड डाउन होता रहता है और सुई को धागा देने का काम करता रहता है। ये आपके फेस प्लेट है, ये जो आपको दिखती है ये आपकी पूरी फेस प्लेट है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, थ्रेड गाइड। जैसे कि नाम से ही इसके बिल्कुल क्लियर है, थ्रेड को गाइड करने वाला। थ्रेड मतलब धागा, धागे को निर्देश करने वाला। ऐसे सिलाई मशीन में आपके कई सारी जगहों पर धागा निर्देशक लगा हुआ होता है, जो कि थ्रेड को क्या करता है, गाइड करता है। ऐसे ही नहीं ना सिलाई मशीन में हम सिलाई धागा डाल देते हैं, पहले स्पूल पेंसिल आते हैं, फिर आर्म से होता हुआ थ्रेड गाइड होता है। थ्रेड गाइड में आप धागा डालते हैं, ये थ्रेड गाइड है। ये देखिए, ये इस तरीके से आपको बहुत सारी जगहों पर देखने के लिए मिलेगा, लाइक ये है, ये आपके थ्रेड गाइड होते हैं। थ्रेड गाइड मतलब जो कि धागे को आपके दिशा देते हैं। नाम से ही बिल्कुल क्लियर है, धागे को निर्देशित करने के लिए सिलाई मशीन में कई स्थानों पर आपके थ्रेड गाइड लगा होता है। थ्रेड मतलब धागा, गाइड मतलब गाइड करने वाला। आप सिलाई मशीन देखते हैं तो आपके देखिए सिलाई मशीन पर चलते हैं, स्टार्टिंग में ही मैंने लगाई है सिलाई मशीन, तो ये देखिए अब इसमें नहीं दिखाई देगा थ्रेड गाइड, लेकिन यहाँ पर लगा होता है। जैसे ये धागा आ रहा है तो यहाँ पर लगा होगा, फिर ये जगह जगह पर आपके थ्रेड गाइड लगा होता है, जिससे कि धागा आपके निश्चित आकार में निश्चित दिशा में बना रहता है। ठीक है, आपका इधर उधर धागा नहीं जाता। पूरा एक प्रोसीजर होता है, उसको आप फॉलो करते हुए धागे को, अपर थ्रेड मैकेनिज्म को आप जो है नीडल की आई तक डालते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं डालते हैं ना सिलाई मशीन में धागा, आप सब जानते हैं, आप सब तो प्रैक्टिकल भी किया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, थ्रेड गाइड के बारे में भी आपको समझ में आ गया। ये क्या है, धागे को निर्देशित करने वाला एक मतलब जो है इंस्ट्रूमेंट है, या बोल सकते हैं टूल है, जो कि सिलाई मशीन में कई जगहों पर लगा होता है। नेक्स्ट देखते हैं थ्रोट प्लेट। थ्रोट प्लेट या इसको नीडल प्लेट भी बोलते हैं स्टूडेंट, नीडल प्लेट। आप सब ने अपनी सिलाई मशीन में ये देखा होगा, ये वाला जो पोर्शन है ये वाला इस तरीके से, ये आपके थ्रोट प्लेट है। ये स्मूथ सरफेस देने के लिए होता है, जिस पर आप फैब्रिक रखते हैं। सेमी सर्कुलर आपके जो है ये डिस्क है, ये देखिए सेमी सर्कुलर शेप में होता है। ये सेमी सर्कुलर कैसी शेप होती है इसकी, सेमी सर्कुलर। ये देखिए फुल सर्कल नहीं है ना, आधा सर्कल है, तो सेमी सर्कुलर ये शेप का बना हुआ होता है, और ये प्रोवाइड स्मूथ सरफेस। ये बात ध्यान रखिएगा, आपकी जब सिलाई मशीन करते हैं, आप सिलाई मशीन देखते हैं, जब आप सिलाई करते हैं तो आपको बिल्कुल स्मूथ सरफेस चाहिए होता है कपड़ा रखने के लिए। तो यहीं पर तो आप कपड़ा रखते हैं, इसी फीड डॉग के ऊपर ही तो आप कपड़ा रखते हैं, फिर प्रेशर फुट से आप दबा देते हैं। तो स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करने के लिए आपके फैब्रिक के नीचे कौन सी प्लेट लगी होती है, थ्रोट प्लेट लगी होती है। इसी को आपके नीडल प्लेट के नाम से भी जानते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, इसका सिंपल सा इतना काम है कि स्मूथ सरफेस देने के लिए जिस पर हम फैब्रिक रखते हैं, सेमी सर्कुलर डिस्क होती है, ये सेमी सर्कुलर प्लेट होती है, ये डिस्क नहीं प्लेट होती है, जो कि प्रोवाइड स्मूथ सरफेस फॉर स्टिचिंग। ठीक है, स्टिचिंग करने के लिए फैब्रिक को स्मूथ सरफेस, एक बिल्कुल सपाट चिकनी सतह देता है, कौन, थ्रोट प्लेट या नीडल प्लेट। क्लियर।
नेक्स्ट देखिए, इसके ही पास में आपके स्लाइड प्लेट लगी होती है। ये स्लाइड प्लेट होती है और ये आपके थ्रोट प्लेट होती है, थ्रोट प्लेट या फिर नीडल प्लेट, ठीक है। स्लाइड प्लेट का क्या काम है? स्लाइड प्लेट का कोई भी काम नहीं है, ये नीडल प्लेट से लगी होती है, इसको खिसकाकर आप बॉबिन लगा सकते हैं। इसी को तो आप खिसकाते हैं, फिर आपको नीचे का जो लोअर थ्रेड मैकेनिज्म है वो नजर आने लगता है और यहीं पर आप बॉबिन लगा देते हैं। यहीं से आप बॉबिन निकालते हैं, अगर उसका धागा खत्म हो जाता है तो फिर बॉबिन बाइंडर में आप बॉबिन में धागा भर लेते हैं। और अगर आपको नीचे का धागा लगाना है तो कहाँ लगाना है? इस बेड एरिया के नीचे ही तो आपके लोअर थ्रेड मैकेनिज्म फिट होता है और यहीं पर आप बॉबिन को लगा देते हैं। तो स्लाइड प्लेट का क्या काम है? स्लाइड प्लेट का कोई काम नहीं है एज सच, बस इसका क्या काम है कि इसको खिसकाकर आप बॉबिन लगा सकते हैं। आपको स्लाइड प्लेट के नीचे लोअर थ्रेड मैकेनिज्म दिखने लगेगा। क्लियर हो गया? दोनों प्लेट क्लियर है? ये स्लाइड प्लेट है, ये आपकी कौन सी प्लेट है? थ्रोट प्लेट है या फिर नीडल प्लेट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नीडल बार। नीडल बार बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके नीडल फिट होती है, उसको हम नीडल बार बोलते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये वाला पोर्शन जो है ये नीडल बार है, ठीक है। ये जो आपको स्क्रू जैसा दिख रहा है इसको नीडल स्क्रू बोलते हैं और ये रही आपके नीचे नीडल, ये रही आपके नीचे नीडल। नीडल बार क्या है? ये नीडल को होल्ड करके रखता है। ये जो पोर्शन है आपके नीडल इसी के अंदर फिट होती है, ये वाला, ये आपके नीडल को होल्ड करके रखता है, ठीक है। ये जो स्क्रू है या फिर इसको आप नीडल क्लैंप भी बोलते हैं, नीडल क्लैंप, CLAMP, नीडल क्लैंप, ठीक है। इसको नीडल स्क्रू बोलिए, नीडल क्लैंप बोलिए, ये नीडल को कंट्रोल करता है, ठीक है। और सबसे नीचे आपके लगी होती है नीडल, ये रही नीडल जिसे आप सुई बोलते हैं, जो कि आपके सिलाई करने का काम करती है। सबसे नीचे आपकी क्या लगी होती है? नीडल। तो नीडल बार की अगर हम बात करें, ये आपके स्टील की चमकदार रॉड है जिसके निचले सिरे के पास क्लंप द्वारा सुई लगाकर सुई फिट की जाती है और यही सुई को आपके ऊपर नीचे गति करने में सहायता करता है। नीडल बार आपके ये होता है जिसमें जो कि आपके नीडल को होल्ड करके रखता है। दिस पोर्शन इज नोन एज नीडल बार। क्लियर है? स्टील की चमकदार रॉड है और इसी के नीचे आपके क्लैंप से आप सुई को ऐड कर देते हैं, सुई को जोड़ देते हैं, नीडल को जोड़ देते हैं। तो ये पोर्शन आपका कहलाता है नीडल बार। इसमें हमने 3 पोर्शंस को कंप्लीट किया, नीडल बार, नीडल क्लैंप और नीडल मतलब सुई, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। तो इतने ही पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं, और भी हो सकते हैं, मुझे ये पार्ट्स आपको इंपॉर्टेंट लगे, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने सिलाई मशीन के इन पार्ट्स के बारे में आपको बता दिया है। आई होप इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कौन सा पार्ट किसके लिए इंपॉर्टेंट है। हेड क्या है, बेड एरिया क्या है, हेड एरिया क्या है, आर्म एरिया क्या है, फेस प्लेट क्या है। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये वाला एरिया आपके बेड प्लेट कहलाता है, ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये फेस प्लेट कहलाता है, ठीक है। ये वाला एरिया आपके आर्म कहलाता है और ये पूरा पोर्शन ऊपर का आपके हेड कहलाता है। क्या कहलाता है? हेड एरिया कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गया? फेस प्लेट का एज सच कोई काम नहीं होता है, इसके अंदर जो भी मैकेनिज्म होता है, इसके अंदर नीरा सारा मैकेनिज्म होता है, उसको ढक के रखने का काम आपके फेस प्लेट करती है। फेस प्लेट पे आपके कई सारे पुर्जे फिट होते हैं, आपको पता है। टेंशन रेगुलेटर यहाँ पर होता है, थ्रेड टेकअप लीवर यहाँ पर होता है, बहुत सारे आपके थ्रेड गाइड यहाँ पर लगे होते हैं, आपको पता है बहुत सारी चीज़ होती है, ठीक है। स्पूल पिन से आपके अपर थ्रेड मैकेनिज्म फॉलो होता है और बॉबिन से जो कि बेड के नीचे होता है आपके लोअर थ्रेड मैकेनिज्म फॉलो होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। आई होप ये सब आपको क्लियर हो गया होगा, सब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टूडेंट सिलाई मशीन की देखभाल कैसे करनी है। तो सिलाई मशीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके इक्विपमेंट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मशीन है जो कि फैब्रिक को, आपके गारमेंट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए स्पेशली हमें ज़रूरत होती है। हम कपड़ा सिलने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? सिलाई मशीन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो मशीन को सदैव ढककर सुरक्षित स्थान पर रखें, उस पर धूल और गंदगी ना जाने पाए। डस्ट से हमें क्या करना है? हमारी मशीन को बचाना है। क्या करना है? हमें हमारी मशीन को डस्ट से बचाना है। मशीन को बरसाती हवा, धूप से बचा कर रखें, उसमें जंग ना लगने पाए। मेरे घर पे जो मशीन है आप सबके भी पास होगी, पूरा कवर होता है उसके ऊपर, बाकायदा पूरा टीन का कवर है मम्मी का, उसके अंदर पूरी उनकी मशीन फिट रहती है, ठीक है। तो मशीन को हमेशा हमें बरसाती हवा, धूप वगैरह से, गंदगी से, धूल से बचा कर रखना है, जिससे हमारे मशीन का जो मैकेनिज्म है वो ख़राब ना होने पाए, हमारे जो पुर्जे हैं मशीन के वो ख़राब ना होने पाए, वरना सिलाई अच्छी नहीं आएगी। सिलाई करने के बाद उसमें तेल डालकर रखें, तेल डालें सिलाई मशीन के बाद, और फिर उसको किसी भी कपड़े से अच्छे तरीके से पोंछकर साफ करके उसको सिलाई मशीन को रखें। सिलाई करने के बाद मशीन को खुली ना रखें। आपको सबको पता है अगर हम खुली रखेंगे तो उसमें ऑब्वियसली डर्ट जाएगी, गंदगी जाएगी, है ना, डस्ट हो जाएगी उसके अंदर।
मशीन में स्टैंडर्ड कंपनी का ही तेल डालना चाहिए, ऐसे कोई भी तेल मशीन में नहीं डालना चाहिए। मशीन के ऑयल अलग आते हैं, स्विंग मशीन का ऑयल लेकर ही स्विंग मशीन में डालना चाहिए, जिससे उसके जितने भी मैकेनिज्म हैं, जितने भी पुर्जे हैं, वो अपना काम भली भांति कर सकें। नेक्स्ट देखिए, वर्ष में 1 या 2 बार सिलाई मशीन को खोलकर उसके पुर्जे की सफाई करनी चाहिए। अगर आप खुद से नहीं कर सकते हैं तो आप बाहर से किसी को बुलवा कर भी सफाई करवा सकते हैं जो सिलाई मशीन की जानकारी रखता हो, ठीक है। और आप तो पता ही है, तेल डालने के बाद उसे अच्छे से पोंछ देना चाहिए। एक बार जब आप सिलाई करना दोबारा से स्टार्ट करो तो अच्छे से अपनी सिलाई मशीन को पोंछ लेना चाहिए, ताकि आपका फैब्रिक ख़राब ना होने पाए, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई कि किस तरीके से हम अपनी सिलाई मशीन की देखभाल कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, क्या है सिलाई मशीन के दोष और उसके निवारण। सिलाई करते समय हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाती हैं। कई सारे मशीन में दोष हो जाते हैं, जैसे कभी कभी धागा टूट जाता है, कभी कभी सुई टूट जाती है, कभी आपकी बखिया ठीक से नहीं आती है, कभी आपकी मशीन भारी चलती है, कभी आपका कपड़ा खिसक ही नहीं रहा है, ठीक है। कुछ ना कुछ दोष आपको देखने के लिए मिलता है, तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहला है आपके सुई का धागा टूटने के कारण। सुई का धागा टूट रहा है, जो थ्रेड है आपका वो टूट जा रहा है, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। धागे का क्रम मशीन में यदि ठीक से नहीं रखा गया है, समझ में आ रहा है धागा क्यों टूटता है। आपको पता है मशीन की बखिया 2 धागों से बनती है। मशीन में सिलाई करने के लिए हमें 2 धागों की आवश्यकता होती है। बिना 2 धागों के हम सिलाई मशीन में सिलाई नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने आपको अब बराबर बताया, एक अपर थ्रेड मैकेनिज्म है, एक लोअर थ्रेड मैकेनिज्म है। अपर थ्रेड की सप्लाई आपको स्पूल पिन में लगी रील से होती है, जबकि लोअर थ्रेड की सप्लाई आपको बॉबिन में लगे हुए धागे से होती है। लोअर थ्रेड जो है आपके वो बेड एरिया के अंदर होता है, जबकि आपके जो आर्म एरिया है, जो हमने भी आर्म एरिया देखा था, हॉरिजॉन्टल पोर्शन था, क्षैतिज एक लेटा हुआ पोर्शन था आर्म एरिया, उसके ऊपर स्पूल पिन लगी होती है, उसमें आपके हम अपर थ्रेड को रखते हैं, ठीक है, जो कि आपके सिलाई मशीन में ऊपर से धागे की सप्लाई करता है। तो आप सभी को पता है कि सिलाई मशीन में बखिया 2 ही धागों से बनती है। एक सुई वाला धागा जो ऊपरी धागा कहलाता है, दूसरा बॉबिन से आने वाला धागा जो कि आपके नीचे वाला धागा कहलाता है। तो कई कारण होते हैं जो कि धागा आपके टूट जाता है। क्या? धागे का क्रम आपने सही से नहीं रखा, ठीक है, धागा यदि पुराना कच्चा रख लिया है, सुई में ठीक से लगाया नहीं है, धागा मोटा रख लिया है, धागे में बहुत ज़्यादा टेंशन है, मशीन की सुई टेढ़ी मेढ़ी लगा रखी है, धागे में बहुत ज़्यादा टेंशन आपने क्रिएट कर रखा है। टेंशन रेगुलेटर से आपको अपने धागे का खिंचाव रेगुलेट करना होता है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। मशीन में खिंचाव करने वाले स्प्रिंग का कसाव अधिक है, कपड़े की मोटाई के अनुसार आपने सुई नहीं रखी है। हम सब जानते हैं, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा चुका है कि सुई का जो चयन है वो किस हिसाब से करना चाहिए। तो कपड़े की किस्म के अनुसार, जैसे हम पढ़ते हैं सूती 16, ऊनी 9, रेशमी 12, मैंने आपको पढ़ाया मोटा 18। तो सूती के लिए हमें 16 नंबर की सुई का यूज़ करना चाहिए, ऊनी के लिए हमें 9 नंबर की सुई का यूज़ करना चाहिए, मोटे के लिए हमें 18 नंबर की सुई का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो सुइयाँ जो हैं वो अलग अलग आती हैं, अलग अलग फैब्रिक के अकॉर्डिंग। हर फैब्रिक पर हम एक जैसी सुई का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो कपड़े की मोटाई के अनुसार या कपड़े के अनुसार हमेशा हमें सुई का जो सुई है वो यूज़ करनी चाहिए। मशीन के पैर के दांत यदि घिस गए हैं तो मशीन चलाते समय धागा आपके फंसेगा। तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका सुई का धागा बार बार टूट रहा है तो आपको इन सब को ध्यान रखना चाहिए और कारणों की जाँच करनी चाहिए और इन प्रॉब्लम्स को दूर करना चाहिए। दूसरा कारण हो सकता है सुई ही टूट रही है आपकी, ठीक है, जो सुई है, जो नीडल है वो आपके बार बार टूट रही है। सुई टूटने के कई कारण होते हैं, या तो सुई आपकी ठीक से नहीं लगी, या आपकी ढीली लगी है, ठीक है, टेढ़ी लगी है, जंग खा चुकी है, या कपड़ा से आपकी खिंच गई है, या फिर आपने कपड़े के अकॉर्डिंग नहीं लगाई है। फैब्रिक मान लीजिए मोटा है और आपने गलत नंबर की सुई लगा दी है, फैब्रिक पतला है आपने गलत नंबर की सुई लगा दी है, मतलब कपड़े के अनुसार आपने सुई का चयन नहीं किया है, तो भी आपके सुई टूट सकती है, सुई टूटती है। क्या क्या हो सकते हैं? मशीन में सुई के सही प्रकार से ना लगे होने पर, ठीक है, टूटने की पूरी संभावना रहती है। शटल के भली प्रकार कसी न होने पर सुई टूट जाया करती है। आपके लोअर थ्रेड मैकेनिज्म में ही छोटी सी शटल आपके बॉबिन एरिया के पास ही होती है, जो कि धागा देने का काम करती है। कपड़े के अनुसार मोटी या पतली सुई प्रयोग कर दी है आपने। सिलाई करते समय बार बार कपड़ा खींचने से भी सुई टूट जाती है। नकली, घिसी, जंग लगी पुरानी सुई का अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो भी आपकी सिलाई मशीन में नीडल आपके टूटती है। मशीन अगर भारी चल रही है तो क्या कारण है? मशीन में तेल जम गया है, या तो आपने बहुत दिन से तेल डाला ही नहीं है, शटल या बॉबिन में आपके धागा घिस गया है, शटल या बॉबिन में आपके धागा फंस गया है। ये हम बात कर रहे हैं अगर मशीन हमारी भारी चल रही है तो क्या क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है। बॉबिन वांडर फ्लाई व्हील से सटा हो, बहुत से कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी मशीन भारी चल रही है, ठीक।
अगर हमारा कपड़ा नहीं खिसक रहा है, कपड़े को मूव फॉरवर्ड करने का, कपड़े को आगे खिसकाने का काम आपके फीड डॉग करता है। अभी हम बात कर चुके हैं, अगर आपके धागे पर तनाव बहुत ज़्यादा होगा, प्रेशर फुट का दबाव सही नहीं होगा, तो आपका कपड़ा आगे नहीं खिसकेगा, फीड डॉग वर्क नहीं कर पाएगा। ऐसे बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से आपके मशीन में कई सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं, तो उसको देख करके हमें दूर करना होता है। ठीक है, हम कैसे दूर कर सकते हैं? हम हमारे पुर्जे को देख सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं, और जो मैकेनिज्म है उसको हम फॉलो कर सकते हैं और अपनी सिलाई मशीन में सिलाई कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट ये क्लास आपको पसंद आई होगी। मैंने हर एक जो आपके ये सिलाई मशीन के जितने भी पार्ट्स होते हैं उसको बहुत ही शॉर्ट करके समझाने की कोशिश की है, वन लाइन में, सिंपल वन लाइनिंग में आपको समझाने की कोशिश की है। थ्रेड गाइड जो आपके थ्रेड को गाइड करे, थ्रेड गाइड, ठीक है, सिलाई मशीन में जो थ्रेड को गाइड करे, थ्रेड गाइड। थ्रेड टेकअप लीवर जो आपके सुई को धागा देता रहे, अप एंड डाउन होता रहता है, थ्रेड टेकअप लीवर। तो इस तरीके से मैंने वन वर्ड में आपको समझाया है, प्रेशर फुट होल्ड द फैब्रिक, ठीक है, फीड डॉग मूव फॉरवर्ड द फैब्रिक। तो इस तरीके से आप, ताकि अगर आपसे मिलान आ जाए तो आप मिलान भी कर सकें, अगर आपसे वन वर्ड में क्वेश्चन आ जाए तो आप वन वर्ड में भी कर सकें, और आपको हर एक पुर्जे के बारे में अगर अच्छे से पता है तो आप आंसर कर सकते हैं। आई होप यू एंजॉइंग, आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब, डू शेयर माई चैनल एंड प्लीज़ फीडबैक दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जहाँ पर मैं जो मैंने आज आपको पढ़ाया है सिलाई मशीन, इससे संबंधित कुछ 20-25 क्वेश्चन करा दूंगी, ताकि हमारा ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके गाइज, आई होप आपको पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय गाइज।